बच्चों, स्वागत है आपका वैदिक गुरु चैनल में। आपको इस कक्षा में आज संज्ञा के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको इस कक्षा में संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके उदाहरण और इसके भेद के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो गया, जैसे हमारे आसपास हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, तो ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तुएं भी बहुत सारी होती हैं हमारे आसपास, तो वो सब संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। भावनाएं, हमारे मन में उठने वाली जो भी भावनाएं होती हैं, जैसे कि सुख हो गया, दुख हो गया, हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमें दर्द पीड़ा होती है, वो सब भाव के अंतर्गत आता है। स्थान, कोई भी जगह जो होती है, स्थान जो होता है, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने आदि लिख दिया है इसीलिए कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके जो नाम हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, वो संज्ञा कहे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि राघव हो गया, पेंसिल हो गई, वस्तु हो गई ना पेंसिल, कानपुर जगह हो गया। अब उदाहरण देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए राम जाता है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या हो गया, संज्ञा हो गई ये। राम जाता है। सीता एक पुस्तक पढ़ती है, सीता हो गई संज्ञा। पुस्तक किसी वस्तु का नाम है ये, इसलिए ये भी संज्ञा कही जाएगी। सीता एक पुस्तक पढ़ती है। गीता बाजार जाती है। गीता किसी व्यक्ति का नाम हो गया, महिला का नाम है, और बाजार ये कोई जगह है, तो ये किसी स्थान का नाम है, तो ये भी संज्ञा में आ जाएगा। मोहन काम करते करते थक गया। अब देखो, यहाँ पर मोहन जो है वो तो किसी का नाम हो गया। अब यहाँ पर थक गया, तो ये क्या है, ये हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को दिखा रही है, इसलिए ये भी संज्ञा हो गई। अब आगे हम देखेंगे संज्ञा के भेद। यहाँ पर देखिए संज्ञा के भेद, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी भी व्यक्ति के बारे में बताता है। जातिवाचक संज्ञा, किसी की जाति के बारे में बताता है। समूहवाचक संज्ञा, इसमें किसी भी समूह को दिखाया जाता है। कुछ लोगों का समूह होता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, तो ये द्रव्य के बारे में बताएगा। भाववाचक हो गया, तो ये हमारे भावनाओं के बारे में बताता है। ये सब हो गए 5 संज्ञा के भेद। अब हम आगे इनको विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि राकेश घर गया है। अब यहाँ पर राकेश किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, ये कोई विशेष व्यक्ति है। अब आसपास हमारे बहुत सारे राकेश, हमारे घर में एक ही घर में बहुत सारे राकेश तो हो नहीं सकते हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर
राकेश की बात कर रहे हैं, कोई विशेष राकेश की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राकेश घर गया है, यह एक पूरा वाक्य है, इसमें राकेश जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैं कल जयपुर गया था। अब बहुत सारे शहर तो है नहीं जयपुर, जयपुर कोई एक शहर है, या फिर जो गया था वो किसी एक ही जयपुर शहर में गया था, तो इसलिए ये जयपुर जो है किसी एक शहर के बारे में बता रहा है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हमारे देश का नाम भारत है। बहुत सारे देश तो भारत है नहीं, भारत तो एक ही देश है, और हम लोग जहाँ रहते हैं जिस देश में, उसका नाम भारत है, तो हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत किसी एक देश के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर भारत, जयपुर, राकेश, ये सब जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें किसी भी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में बताती है, इसलिए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कुत्ता है, हमने उस कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी जो है वो मेरे कुत्ते का नाम है, मैंने अपने कुत्ते का नाम टॉमी रखा है, तो इसलिए वो टॉमी जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द समस्त प्राणी या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा होगी। तो देखिए, जैसे कि कोई भी प्राणी है, कोई भी प्राणी आप समझ लो, कोई भी प्राणी है, उसकी समस्त जाति का, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते में समस्त कुत्ते जाति का बोध होता है, पता चलता है। कोई भी वस्तु है हमारे पास, जैसे कि पेंसिल है, ठीक, तो हम अगर अप्सरा कहेंगे, बहुत सारे ब्रांड के पेंसिल आते हैं, तो वो किसी एक ब्रांड का नाम लेंगे तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक में। लेकिन जब हम पूरे पेंसिल का बोध कराएंगे, किसी पूरे पेंसिल जाति का बोध होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, कुत्ता दौड़ रहा है, तो कोई कुत्ता है जो दौड़ रहा है, समस्त कुत्ते जाति का बोध हो रहा है। यह फल बहुत मीठा है। अब फल में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं, वो किसी का नाम थोड़ी ना बता रहा है कि ये कौन सा फल मीठा है, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आ गया। फूल बहुत सुंदर है, फूल हो गया, ये जातिवाचक में आ गया। पौधों में पानी डालो, पौधों में पानी डालो, बहुत सारे पौधे हैं, उसमें ये पूरे पौधे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। कुत्ता, फिर यहाँ पर फल, फूल, पौधे, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये सभी जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान या बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कही जाएगी, जिससे समस्त जाति या समस्त वर्ग, किसी भी प्राणी जाति या फिर किसी वस्तु जाति का बोध हो, ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये तीसरी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि बहुत सारे
कुत्तों का समूह, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। लोग, अभी लोग में कोई एक व्यक्ति तो होंगे नहीं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो इसलिए वो भी समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेना, सेना जो होती है वो भी समूहवाचक में आएगी, क्योंकि सेना में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, किसी एक की बात नहीं कही जा रही है। दल हो गया, दल में भी बहुत सारे, बहुत उसमें समूह होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, तो इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। देखिए अब इसमें समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। समूहवाचक मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक चीज़ें होती है, दो से अधिक चीज़ें होती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों का जो समूह होता है, जिस कोई भी वस्तु है या फिर कहीं कोई भीड़ है जहाँ पर बहुत सारे लोग का समूह होता है, तो वो ही समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब इसमें देखिए पहला है, कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, तो ये जो कक्षा है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो कोई एक बच्चा तो कक्षा में बैठेगा नहीं, और यहाँ पर बच्चे जो है वो बहुवचन का ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे को देखकर कि ये बहुवचन में है, तो कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का समूह है जो शोर कर रहे हैं, वो भी कक्षा में, तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। दूसरा देखिए, यह चाबियों का गुच्छा है। अब जो चाबियों का गुच्छा, अब गुच्छे में एक चाबी तो होती नहीं है, बहुत सारी चाबी होती है तो ही वो गुच्छा बनता है, तो गुच्छा शब्द ही ऐसा है जो समूह को प्रदर्शित कर रहा है। गुच्छे का नाम लेते ही हमारे दिमाग में तुरंत ये आ जाता है कि जरूर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसलिए ये गुच्छा शब्द आया है। तो चाबियों, या देखिए चाबियों बहुवचन में है, तो बहुत सारी चाबी जो है उसी का गुच्छा, मतलब बहुत सारी चाबियों का समूह जिसमें होता है उसी को गुच्छा बोलते हैं, तो ये गुच्छा जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद, मुझे भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता है। भीड़ शब्द जो है वो बहुत सारे लोग हैं, जो अब कोई एक व्यक्ति होगा तो उसको तो भीड़ बोलेंगे नहीं, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पर होते हैं उसको भीड़ बोलते हैं, कि बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है वही भीड़ कहलाता है। तो मुझे भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सेंटेंस का अर्थ हो गया। अब देखिए ये नेक्स्ट, लकड़ियों का गट्ठर। अब ये जो गट्ठर है, ये तो लकड़ियाँ हो गई, अब ये जो गट्ठर है, ये गट्ठर जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चाबियाँ हैं, उनको जो बहुत सारी चाबियों का जो समूह है वही गुच्छा कहलाता है। कक्षा में बच्चे हैं, भीड़ तो हो गया। अब ये लकड़ियों का गट्ठर मतलब जहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ, जैसे कि बहुत सारी लकड़ियाँ, चार पांच लकड़ियों को एक साथ बांध दिया जाता है तो वो ही गट्ठर बन जाती हैं। तो लकड़ियों का जो समूह होता है वही गट्ठर कहलाता है। तो इस सेंटेंस में कैसा है कि लकड़ियों का गट्ठर यहीं रख दो। बहुत सारी लकड़ियाँ जिसमें जो होती हैं वो ही गट्ठर कहलाता है। तो ये जो गट्ठर है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी शब्द के द्वारा किसी द्रव्य का पता चले तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। सोना हो गया, चांदी, तेल, लोहा, ये सब जो होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर लिखा है, यह अंगूठी सोने की है। तो ये जो सोना है वो द्रव्य का बोध करा रहा है। सोना शब्द से हमें किसी द्रव्य का पता चल रहा है, इसलिए
यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। सरसों का तेल फायदेमंद है, यहाँ पर तेल है, हाँ, यहाँ पर तेल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तेल पानी में तैरता है, तो तेल तो हो गया, ये तो यहाँ पर है ही, आप समझ गए कि ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर पानी जो है ये भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी। फिर यहाँ पर देखिए, लोहे में जंग लगता है, तो ये जो लोहा हो गया, धातुएं जो होती है वो भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगी। तरल पदार्थ होते हैं वो भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो सोना, तेल, फिर यहाँ पर पानी, फिर लोहा, ये सब जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद देखिए लास्ट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से हमें गुण दोष, भाव, दशा का ज्ञान होता है, ठीक है, वह भाववाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो गया? उसका गुण हो गया। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर दोष है कि वह व्यक्ति बहुत शराब पीता है, तो ये उसके अंदर के दोष हो गए। तो यही गुण और दोष जो होते हैं ये सब भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो बहुत परेशान है, बहुत भयभीत है, किसी चीज से डरा हुआ है, तो ये सब चीजें क्या हैं? भाव को प्रदर्शित कर रही हैं। हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं वो भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। जिन शब्दों से हमें किसी के गुण, दोष, भाव, दशा का ज्ञान हो वो भाववाचक संज्ञा कही जाती हैं। जैसे देखिए, पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट है। पेड़ा जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो ये स्वादिष्ट शब्द जो हो गया ये हमारे मन के भाव को प्रदर्शित कर रहा है, बहुत अच्छा है, मधुर है, तो ये भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगी। वह बहुत दुखी है। अब देखिए, दुखी शब्द, बहुत दुखी है, हमारे मन के जो भावनाएं हैं उनको प्रदर्शित कर रहा है, दुखी, तो ये हो गया, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। प्रेम शब्द हमारी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए ये भी भाववाचक के अंतर्गत आएगा। वह दर्द से पीड़ित है। अब दर्द है उसको, उसके मन में पीड़ा है, तो ये भी क्या है? ये भी भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। तो ये सब मैंने आज आपको संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।